उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी का जोरदार चुनावी अभियान जारी है। आज प्रधानमंत्री एक बार फिर वाराणसी में होंगे और करीब 2100 करोड़ की सौगात बांटेंगे। वाराणसी के जरिए पीएम का जोर पूर्वांचल की सियासत को साधने पर होगा। उसी धमक और उसी चमक के साथ पीएम मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की धरती को नमन करने को तैयार है। इस बार दिल्ली से निकलकर उनकी मंजिल होगी अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी। 10 दिन पहले ही पीएम ने वाराणसी की कायाकल्प की झांकी पूरे देश को दिखाई थी। आज वादों और इरादों की नई फेहरिस्त लेकर वो एक बार फिर भोलेनाथ के दरबार में हाजिर होने को तैयार है। दिव्य काशी भव्य काशी के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला इंजन लेकर आ रहे हैं। आज काशी के करख्यांग गांव में पीएम बनास डेयरी संकुलन की आधारशिला रखेंगे। यहां 475 करोड़ की लागत से अमूल दूध का प्लांट लगाया जाएगा। अमूल प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 5 लाख लीटर से ज्यादा होगी। लक्ष्य ये है कि इससे पूर्वांचल के करीब 2.5 लाख दूध उत्पादकों को फायदा मिलेगा। 1.5 साल में काम पूरा होगा और स्टार्टिंग में 1.5 लाख और बाद में 1 लाख, कुल मिलाकर 2.5 लाख फैमिली तक इनका लाभ यहाँ से पहुँचेगा। शुरुआत में इस क्षेत्र में और यहाँ से आगे बढ़कर तीनों डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, मछली शहर और वाराणसी, तीनों डिस्ट्रिक्ट में भी आगे हम किसानों के लिए काम करेंगे। किसानों के दूध की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, पशु की, उनको पूर्ते दाम कैसे मिले और उनको प्रशिक्षित करने का काम भी इनके साथ साथ हम करेंगे। अमूल दूध प्लांट के अलावा भी यूपी की जनता का दिल जीतने के लिए पीएम के पिटारे में बहुत कुछ है। काशी में पीएम मोदी को 2100 करोड़ की 27 योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 50 बेड वाला आयुष अस्पताल, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जैसी योजनाएं हैं। इसके अलावा यूपी के 20 लाख परिवारों को घरौनी का अधिकार पत्र भी पीएम मोदी सौंपेंगे। काशी में पीएम करीब 2.5 घंटे का वक्त बिताएंगे। जाहिर है इस दौरान लखनऊ और दिल्ली के डबल इंजन वालों की बात पर ही जोर रहेगा। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश पर प्रधानमंत्री का कितना जोर है, उनके हालिया यूपी दौरे देखकर आसानी से समझा जा सकता है। दिसंबर महीने में ही आज छठी बार वो यूपी आ रहे हैं। पीएम मोदी ने 7 दिसंबर को गोरखपुर खाद कारखाने का उद्घाटन किया। 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 21 दिसंबर को प्रयागराज में महिलाओं को सौगात। आज फिर से वाराणसी में होंगे तो 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। यूपी का ये नक्शा बताता है कि पीएम और पीएम का पूर्वांचल पर कितना जोर है। इसकी वजह यही मानी जा रही है कि बीजेपी किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावित नुकसान को पूरब से पार्टी की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं पीएम के ऐसे धुआंधार अभियान के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी कल यूपी पहुंच रहे हैं और कई दिनों तक यहीं डेरा जमाने वाले हैं। 10 दिनों में अमित शाह यूपी में 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे। इस दौरान वो 140 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेंगे। शाह के दौरे ज्यादातर ओबीसी बहुल और सीटों पर होंगे। ये सारे काम गरीबों के हुए तो निषाद समाज के हुए या नहीं हुए? जोर से बोलो, हुए या नहीं हुए? मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा बसपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ रही भीड़ को बीजेपी कितना भी नकारे, लेकिन अखिलेश की रणनीति जरूर उनकी चिंता बढ़ा रही है। छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर अखिलेश अपना कुनबा मजबूत करने में जुटे हैं। यही वजह है कि खुद पीएम और अमित शाह योगी के चुनावी रथ के सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स अभी तक एक राय नहीं बना पाए हैं। इस वेरिएंट के बारे में ज्यादा डेटा मुहैया नहीं होने की वजह से इसके खतरे का सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब लंदन के इंपीरियल कॉलेज की एक स्टडी में इसे डेल्टा के बराबर ही खतरनाक बताया गया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में चिंता की लहर दौड़ रही है। अमेरिका में कोरोना के कुल मामलों में करीब 2/3 अकेले ओमिक्रॉन के होने से लोगों में दहशत फैल गई है। भारत में मिले कुल मामलों में से ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक बताए जा रहे हैं। बाकियों में भी
मामूली लक्षण दिखाई देने की बात की जा रही है। इसके बावजूद इस वेरिएंट को हल्के में लेना गंभीर हो सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम यही चाहते हैं कि लोग ना तो अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़े, ना उनको सघन चिकित्सा की जरूरत पड़े और ना ही मौत हो। जहां तक रही बात इन्फेक्शन की, तो हो सकता है, क्योंकि देखिए जो वैक्सीन लगी है जिन लोगों को, उससे इन्फेक्शन नहीं रुक रहा है, उससे सीवियर डिजीज रुक रही है, तो हो सकता है उनको ओमिक्रॉन इन्फेक्ट करे लेकिन कोई बीमारी ना हो सकता है प्रोबेबिलिटी है ओमिक्रॉन, क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है ओमिक्रॉन की। जो भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, क्योंकि काफी बड़े पॉपुलेशन को दिल्ली में एटलीस्ट कोविड हो चुका था सेकेंड वेव में, लेकिन फिर भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन में जो है अगर जाएगा तो अचानक तेजी से बढ़ेगा। ओमिक्रॉन के असर को लेकर लगातार इसकी तुलना डेल्टा से की जा रही है। अभी तक के संकेतों के मुताबिक इसे डेल्टा से कम घातक और जानलेवा माना जा रहा है, लेकिन यूके के इंपीरियल कॉलेज लंदन में हुई एक स्टडी में हैरान करने वाली बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कमजोर है या कम जानलेवा है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। ऐसे में इस संक्रमण को कमजोर समझने या लापरवाही बरतने की गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टडी में कोई चूक होने की संभावना भी खारिज नहीं की जा सकती। ऐसे में इस रिपोर्ट पर दोबारा विचार किया जाएगा। स्टडी में उन लोगों को भी शामिल किया गया जो कोविड पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए थे। स्टडी में खुलासा किया गया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित एक व्यक्ति कम से कम 3 लोगों को संक्रमण की चपेट में ले रहा है। इससे संक्रमित लोगों की संख्या दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि इस वेरिएंट के असर को जानने के लिए अभी काफी कम डेटा है। ऐसे में जब तक ज्यादा डेटा नहीं मिल जाएगा तब तक इसके बारे में सटीक जानकारी मिलना मुश्किल है। We need more data because data is still not there and the cases are still few. But whenever there is a surge happening in other parts of the world, we have to monitor it closely and be prepared for any eventuality. So it's better to be prepared than to be caught off guard. फिलहाल भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले संख्या के लिहाज से काफी कम हैं, लेकिन कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इसके केस मिलने से ये देश के हर भाग में पहुंच गया है। ऐसे में अगर ये ज्यादा संक्रामक नहीं हुआ तभी ये कंट्रोल हो सकेगा। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। ये खबर जुड़ी है ओमिक्रॉन वेरिएंट से। ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। भारत में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 238 तक पहुंच गई है। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में अब तक 65 ओमिक्रॉन मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में 57 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। तेलंगाना में 24 मरीज हैं। राजस्थान में 22, कर्नाटक में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। गुजरात में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आए हैं और इसी के साथ राज्य में कुल मरीजों की संख्या 23 हो गई है। ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार ने सरकारों के माथे पर चिंता की लकीर डाल दी है। महज 20 दिन में देश भर में 238 ओमिक्रॉन मरीजों का पता चल चुका है। कई राज्यों में नए साल के जश्न पर पाबंदी कसने की तैयारी भी हो गई है। हालात संभालने के मकसद से पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। 2 दिसंबर को देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस पकड़ में आया। 22 दिसंबर ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 238 तक पहुंच गई। संख्या भले ही अभी कम हो, लेकिन रफ्तार बता रही है कि आने वाले दिनों में हालात बेकाबू हो सकते हैं। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। लिहाजा आने वाले वक्त की तैयारियां दुरुस्त करने का सही वक्त यही है। पीएम मोदी आज कोरोना के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को लेकर प्रमुखता से बात होगी। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी संभावित तीसरी लहर की तैयारियों पर बैठक करेंगे। यूरोप, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की तरह माना यही जा रहा है कि भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर की वजह बनेगा। आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद की जॉइंट स्टडी में कहा गया है कि फरवरी में देश में तीसरी लहर आ सकती है। स्टडी के मुताबिक तीसरी लहर के दौरान फरवरी के अंत तक देश में 1,50,000 से 1,80,000 रोजाना केस सामने आ सकते हैं। हालांकि ओमिक्रॉन से आने वाली तीसरी लहर इतनी घातक नहीं होगी
जितनी डेल्टा वेरिएंट से आई दूसरी लहर थी। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने के बाद डेली केसेस तेजी से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। If you have totally lost any vaccine protection and the natural immunity due to prior exposure to Delta is eroding very quickly, we foresee a peak of something like 1.5 to 1.8 lakh cases per day happening somewhere towards the end of February. WHO से लेकर दुनिया भर के डॉक्टर और एक्सपर्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट को समझने और परखने में जुटे हैं। किसी भी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। ये ट्रेंड जरूर दिख रहा है कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले लोगों को ओमिक्रॉन से जान का खतरा बहुत कम होगा। तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, आपको आईसीयू में जाना नहीं पड़ेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आपने दोनों डोज लिए हैं तो ये लाइफ सेविंग है, ये प्रोटेक्टिव है, ये सुरक्षा कवच है। सो सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीन, और उसके साथ साथ वैक्सीन के साथ साथ आपके जो कोविड गाइडलाइंस हैं वो उसका पालन कीजिए। एक तरफ फरवरी में आने वाली तीसरी लहर की दहशत है तो दूसरी तरफ वो भीड़ भाड़ जिस पर किसी का कोई काबू नहीं दिख रहा है। दिल्ली के मशहूर लाजपत नगर मार्केट में तिल रखने की भी जगह नहीं दिखती। ऐसा हाल देश भर में है। तो सवाल उठता है कि क्रिसमस और नए साल के जश्न में क्या मंजर होगा। राज्य सरकारों ने अपने अपने तरीकों से जवाब तलाशने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक में नए साल के जश्न पर रोक लग गई है। दिल्ली में भी नए साल की पार्टियों पर बैन है। गोवा में पार्टियों पर लगाम लगाने का फैसला विचाराधीन है। मुंबई में पार्टियों में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है। बाकी पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर से स्कूल बंद करने पर विचार शुरू हो गया है। स्कूल को लेकर बंद को लेकर आपने नहीं बताया क्योंकि केसेस आप देख रहे हैं। नहीं, आपको पता है जैसे आपको पता है कि नवी मुंबई की घटना हो गई, वहाँ पे स्कूल 10-15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इस तरह से कोई ज्यादा अगर खुशी होती है तो अकॉर्डिंग टू निर्णय लिए जाएं। लेकिन सरकारी फरमानों से ज्यादा ओमिक्रॉन पर अगर कुछ कारगर होगा तो वो है लोगों की खुद की जागरूकता। दूसरी लहर का कहर देखने वाले लोगों को अपनी याददाश्त पर जोर डालना चाहिए ताकि वो मंजर फिर से न दोहराया जाए। आज तक ब्यूरो। भारत में भले ही अभी ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों ने 200 का आंकड़ा पार किया हो, लेकिन ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैल सकता है इसका प्रदर्शन वो अमेरिका और ब्रिटेन में कर रहा है, जहां अब ओमिक्रॉन ने डेल्टा वेरिएंट पर अपनी बढ़त बना ली है, जिसके बाद इन देशों में आने वाले ज्यादातर केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। दक्षिण अफ्रीका में तो ओमिक्रॉन पहले ही कोरोना की नई लहर ला चुका है और अब भारत में भी तीसरी लहर की भविष्यवाणी हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में आ चुकी है, अमेरिका में आ चुकी है, ब्रिटेन में आ चुकी है, इजराइल में आ चुकी है और अब भारत में आना भी पक्का है। अब ये तय पाया गया है कि ओमिक्रॉन ही भारत में तीसरी लहर का कारण बनेगा। मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं कि अगर जो हम अब एक्ट नहीं करेंगे, अगर जो ये फैल गया उस टाइम एक्ट करने का फायदा उतना पूरा नहीं होगा। तो जो भी कुछ करना है अभी करना है कि इसको हम, जैसे आपने देखा था कि पहली वेव में लॉकडाउन के माध्यम से जो प्राइम मिनिस्टर ने एकदम एक्शन लिया, जो अच्छा एक्शन था, उससे ये पहली वेव जो है वो कंट्रोल में आ गई। पर उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हुई। तो सेकंड वेव में इकोनॉमिकली मतलब वो जो थी एक्टिविटी को ना रोकने के लिए लॉकडाउन वगैरह नहीं किया गया, पर वो 4 लाख तक पहुंच गई पर डे। अब हम ये चाहते हैं एज मेडिकल प्रोफेशनल्स कि इसको सीरियसली लिया जाए और सीरियसली लेने के लिए पब्लिक को एहसास होना चाहिए, क्योंकि 3 तरफ की लड़ाई है। एक है गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन बनाएगी और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पे चर्चा शुरू कर दी है। दूसरा, पब्लिक क्या करेगी। पब्लिक अगर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगी तो यकीनन बहुत प्रॉब्लम आएगा हिंदुस्तान को। कोरोना की तीसरी लहर अब ज्यादा दूर नहीं है। आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद की ज्वाइंट स्टडी में इसकी भविष्यवाणी की जा चुकी है, जो अन्य देशों में ओमिक्रॉन के फैलने के ट्रेंड पर आधारित है। इसमें दावा किया गया है कि तीसरी लहर के दौरान फरवरी के अंत तक देश में 1,50,000 से 1,80,000 डेली केस सामने आ सकते हैं। हालांकि
ओमिक्रॉन से आने वाली तीसरी लहर इतनी घातक नहीं होगी जितनी डेल्टा वेरिएंट से आई दूसरी लहर थी। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने के बाद डेली केस तेजी से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। अंदाजा ये भी है कि तीसरी लहर के दौरान ओमिक्रॉन संक्रमण के केस तो बढ़ेंगे, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की दर बेहद कम होगी। ऐसा वैक्सीनेशन की वजह से होगा। You have totally lost any vaccine protection, and the natural immunity due to prior exposure to Delta is eroding very quickly. We foresee a peak of something like 1.5 to 1.8 lakh cases per day happening somewhere towards the end of February. तो गनीमत की बात यह है कि भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर तो आएगी, लेकिन इसमें डेली केस पहली लहर से दुगने और दूसरी लहर से आधे ही आएंगे। पहली लहर की पीक के दौरान भारत में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा 93,337 नए केस 19 सितंबर 2020 को दर्ज हुए थे, जबकि दूसरी लहर की पीक के दौरान भारत में एक दिन में 4 लाख से भी ज्यादा केस रिपोर्ट हुए थे। और अब तीसरी लहर की पीक में दैनिक मामलों का आंकड़ा 1,80,000 तक पहुंचने का अनुमान है। अनुमान यह भी है कि तीसरी लहर जितनी तेजी से आएगी उतनी तेजी से चली भी जाएगी। ये नतीजा दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की लहर से निकाला गया है। दक्षिण अफ्रीका में नए कोरोना मामलों की संख्या 3 सप्ताह में चरम पर जाने के बाद गिरनी शुरू हो गई है। वहां कोरोना के मामलों की औसत संख्या 15 दिसंबर को लगभग 23,000 के पीक स्तर पर पहुंची थी। इसके बाद अब दक्षिण अफ्रीका में औसत संख्या 20,000 से नीचे आ गई है। दक्षिण अफ्रीका में नई लहर के पीक पर कोरोना से डेली डेथ का आंकड़ा भी औसतन 50 से नीचे ही रहा। दक्षिण अफ्रीका के मॉडल के आधार पर ही वैज्ञानिक भारत में भी तीसरी लहर की टाइमिंग को लेकर दावा कर रहे हैं। In fact, it will be a very, very sharp peak, very quick rise followed by very sharp decline. We can look at South Africa as a model. Now, if you remember, we all of us first heard about the Omicron variant on November 26th when Dr. Coetzee from South Africa announced this variant. Already by December 14th, the number of cases had peaked in South Africa. That means that they had peaked in just under 3 weeks. And now the number of daily cases in South Africa is 33% lower than the peak. So that means a sharp drop in cases in just 1 week's time from the peak. भारत में अभी कोरोना के डेली केस 7,500 के आसपास हैं, लेकिन एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि जैसे ही ओमिक्रॉन डेल्टा की जगह लेने लगेगा, ये आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा और यही कोरोना की तीसरी लहर का कारण बनेगा। स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अभी भी कई तरह के कंफ्यूजन है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसके संक्रमण से लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित पहला शख्स अब ठीक हो गया है। रांची के रहने वाले साहिल ठाकुर के तौर पर दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज किया था, जिन्हें अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आज तक ने ओमिक्रॉन के पहले मरीज साहिल ठाकुर से इस वेरिएंट के असर को लेकर बातचीत की है, जो अपने आप में ओमिक्रॉन की पहली केस स्टडी है। साहिल, अगर आप हमें बता पाए, आप कहाँ गए थे, किस तरह से ये वायरस से इन्फेक्ट हुए, क्या पॉसिबिलिटीज लग रही हैं आपको? वही सर, मैं दुबई गया था, वहाँ से वापस आया। कितनी तारीख को आप गए थे? अगर थोड़ा जी वही अराउंड 21-22 को गया था, वापस आया, 10-12 दिन वहाँ रहा था। 6 को मेरा नेगेटिव अपना पॉजिटिव रिजल्ट आया, वहाँ से करा के मैं आया था। वहाँ दुबई में इट वाज नेगेटिव, तो 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ आया तो वो पॉजिटिव हो गया। अभी मैंने ऑन द वे किया, फ्लाइट में ट्रांसमिट किया, एयरपोर्ट पे ट्रांसमिट किया, मुझे नहीं पता, बट समवेयर किया उसी बीच में। तो यहाँ वापस आया तो 6 को जब हुआ तो होम आइसोलेशन भी गया। होम आइसोलेशन भी गया तो 3-4-5 दिन घर पे आराम से रूम में रहा। उसके बाद गवर्नमेंट का फोन आया कि आप ओमिक्रॉन वेरिएंट हैं, आपको शिफ्ट किया जाएगा LNJP। तो गवर्नमेंट लेने आई नीचे को, स्कॉट किया उन्होंने 2 PCRs के साथ LNJP। वहाँ से ये 12th को 11th को कॉल आया, 12th को मॉर्निंग में 8:30 पे उन्होंने कॉल्स करने चालू कर दिए कि हम नीचे खड़े हैं। आई थिंक बाय 10:30 AM आई वाज एट द हॉस्पिटल। तो बस वहाँ से फिर 3-4 दिन वहाँ पे रहा। ठीक था, नॉट दैट बैड ऑफ एन एक्सपीरियंस। थोड़ा सा मेंटली चैलेंजिंग था, मैंने पहले भी यही सेम चीज़ बोली थी, बिकॉज ऑफ सिंस
all the sick people are there with you and you don't feel sick. क्या एक्सपीरियंस था, क्या सिम्टम्स थे आपके अंदर, किसी तरह की कमजोरी थी? जिस तरह से हमने सेकेंड वेव में देखा था जब नया वेरिएंट डेल्टा को लेके हुआ था तो लोग बहुत परेशान हो रहे थे, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ओमिक्रॉन में? सर मुझे पर्सनली कोई सिम्टम्स नहीं है। अगेन आई वुड से दिस अगेन, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आई वाज लकी इनफ कि मेरे को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे छू के चला गया शायद, बिकॉज मेरा जो वायरस काउंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था जब मेरा टेस्ट आया था। इट वाज आई थिंक 26-27, तो विच इज़ मॉडरेट। तो मुझे तो नहीं हुआ, मुझे बाकी को नहीं पता, बट मुझे ये पता उस हॉस्पिटल में जितने लोग थे उनको भी मेजॉरिटी को कोई सिम्टम्स नहीं थे। ट्रांसमिशन रेट को लेके कई सारे सवाल हो रहे हैं। आपके साथ घर में 3 और लोग रहते हैं, क्या उनको किसी तरह की दिक्कत हुई? उनका ओमिक्रॉन मतलब कोविड टेस्ट कराया आप लोग? मैं एक्चुअली सैटरडे को वापस आया था, लाइक आई सेड। संडे को मैं अपने 2-3 फ्रेंड्स से मिला था। आई कॉल्ड देम होम। मेरा ग्रुप है 4-5 दोस्तों का, तो वो भी मेरे घर आए थे, वो भी मुझसे मिले। और मेरे दोस्त लोग, मेरे फैमिली तो मुझसे मिली ही थी, तो किसी को भी सबने, बिकॉज जस्ट टू बी श्योर, सबने अपना टेस्ट कराया तो सब नेगेटिव आए हैं। क्या आपने वैक्सीनेशन ले रखा था? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। डबल वैक्सीनेटेड हूँ सर मैं। आई टुक माई सेकेंड वैक्सीनेशन 9 जून को, कोवैक्सीन। ओके जी। तो जो ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, उसमें कहीं कुछ लगा कि आप दुबई गए, दुबई से किसी और कंट्री भी गए थे या फॉरेन नेशनल से वहां मिले थे? फॉरेन नेशनल से तो मिला था, बिकॉज सिंस देयर आर मेनी पीपल देयर, वहाँ पे वो पूरा हब है, हर नेशनैलिटी से लोग वहाँ आते हैं टू कैरी ऑन देयर बिजनेस, टू सर्च फॉर प्रॉस्पेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो मिला तो मैं बहुत लोगों से था, बट अभी ये नहीं पता किससे क्या हुआ। बट मैं दिल्ली दुबई डायरेक्ट गया था, दुबई दिल्ली वापस डायरेक्ट आया हूँ, तो मैं कोई ऐसा किसी और जगह पे वाया नहीं गया जिससे कि मुझे कुछ हो। बट वही बहुत लोगों से मिला यार, बहुत लोगों से, तो हो सकता है किसी ना किसी से मैंने कैच कर लिया हो। जी, जो लोग, कई लोग अभी ओमिक्रॉन को लेके बहुत क्यूरियस हैं कि है ना, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस के साथ? सर कहना यही चाहूँगा कि इफ इट ऑल दिस इज माइल्ड। हमने हर जगह देखा है कि शायद ट्रांसमिशन जल्दी होता है, बट ये माइल्ड है। स्टिल दिस इज कोविड। अगर कोविड है तो आपको आइसोलेट करना है, अगर कोविड है तो आपको मास्क पहन के रखना ही है। बिकॉज अगर आपको कुछ नहीं है और आपको पता नहीं है तो आप इसको और आगे आगे कहीं भी स्प्रेड कर सकते हो। बिकॉज मुझे नहीं पता था ना, मुझे पता लगता अगर मैं टेस्ट ना कराता तो आप कहीं भी इसको स्प्रेड तो कर ही सकते हो। तो ऑब्वियसली आइसोलेट योरसेल्फ इफ इट ऑल यू थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग।